आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। ओरिजिन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा स्वयं भी अपनी दूरी पर घूर्णन करते हैं। इन तथ्यों के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति का जो हल है वो सौर परिवार की उत्पत्ति से ढूंढना सही होगा। सबसे पहले जो इसका सिद्धांत दिया गया है वो है गुरुत्व का सिद्धांत, यानी कि ग्रेविटेशन का थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौर परिवार के सब सदस्य सूर्य की ओर आकर्षित रहते हैं। क्या है गुरुत्व का सिद्धांत? कि सौर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा सिद्धांत है जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का सिद्धांत को इनर्शिया का भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ इनर्शिया। इस सिद्धांत के अनुसार खगोलीय पिंड जिस गति से एक बार चल पड़ते हैं वही गति सदा रहती है। मतलब इसमें एक बार जो गति निश्चित हो जाती है खगोलीय पिंड की, वही गति हमेशा चलती रहती है। ये नहीं कि उसकी गति कभी कम हो रही हो या कभी ज्यादा हो रही हो। उसके बाद है अपकेंद्रीय बल। इसके उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बताते हैं कि इस बल के अनुसार घूर्णन एवं परिक्रमा करता हुआ प्रत्येक ग्रह अपने पथ से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। इस बल के अनुसार क्या होता है कि घूर्णन एवं परिक्रमा करता हुआ प्रत्येक ग्रह, हमें पता है कि प्रत्येक ग्रह घूर्णन और परिक्रमा करता है, वह अपने पथ से दूर जाने की प्रवृत्ति रखता है। वो अपने पथ से दूर हो जाने की प्रवृत्ति रखता है, किंतु दूसरी ओर सूर्य का आकर्षण होता है। जैसे वो अपने पथ से दूर होने लगता है तो दूसरी ओर क्या होता है, सूर्य का आकर्षण होता है। दोनों शक्तियों के तुल जाने के कारण प्रत्येक खगोलीय पिंड अपने स्थान पर स्थित रहता है। जब दोनों तरफ से शक्तियां काम करती है तो क्या होता है कि जो सूर्य का आकर्षण होता है, दूसरी ओर सूर्य का आकर्षण होता है और एक तरफ से उनका घूर्णन और परिक्रमण होता है। तो दोनों शक्तियों के तुल जाने के कारण खगोलीय पिंड अपने स्थान पर स्थित रहता है। जब दोनों शक्तियां काम करती हैं तो खगोलीय पिंड जो है वो अपने स्थान पर स्थित रहता है। इसके बाद है कोणीय संवेग, यानी कि एंगुलर मोमेंटम। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कुल सौर परिवार के द्रव्यमान का 99% से अधिक है। सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना बताया गया है कि सौर परिवार के द्रव्यमान का 99% से भी अधिक होता है। किंतु इसके कोणीय संवेग जो है वो कुल सौर परिवार के 2% से भी कम है। कितना है कोणीय संवेग? 2% से भी कम। इसके बाद हम लेते हैं कांट की वायव्य परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमानुअल कांट। कांट की जो वायव्य परिकल्पना है इसमें हम पढ़ते हैं शुरू से ही कि कांट एक ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने वायु राशियों गैसेस के आधार पे एक परिकल्पना दी और उसी परिकल्पना को उस समय एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन धीरे धीरे इसमें पे सुधार भी हुए और अन्य ज्योग्राफर्स ने भी अपनी परिकल्पनाएं दी। तो जर्मन दार्शनिक जो कांट थे, 1755 ईस्वी की सन की बात है। उनका जर्मन दार्शनिक जो कांट है उनका कहना था कि मुझे पदार्थ दो। क्या कहना था उनका? मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। मतलब इतना अनुभव और इतना एक्सपीरियंस और इतनी इंटेलिजेंस ही थी इनके अंदर कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह डाली कि मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड ऑफ इट। गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ल्ड ऑफ इट। तो मुझे एक पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। कांट की परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्व के नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर आधारित थी। जो कांट की जो परिकल्पना था, न्यूटन साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो गुरुत्व का नियम दिया था उस पर आधारित थी।
उनके मतानुसार आकाश में आद्य पदार्थ के कण मौजूद थे। किसके कण मौजूद थे? आद्य पदार्थ के कण। आद्य पदार्थ को बोलते हैं प्रिमोर्डियल मैटर। और हमें ये शब्द ऐसे ही काम में लेना है, आद्य पदार्थ के रूप में ही। तो आकाश में कौन से कण मौजूद थे? आद्य पदार्थ के, यानी कि प्रिमोर्डियल मैटर के कण मौजूद थे। ये कण गतिहीन थे। कैसे थे कण? गतिहीन। कोई गति नहीं थी, सिर्फ कण मौजूद थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण टकराने लगे। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनकी ओर बढ़ी, वैसे ही वो कण आपस में टकराना शुरू हो गया, जिससे उनमें उष्णता व गति पैदा हो गई। जब कण आपस में टकराने लगे तो उनमें गति पैदा हो गई और उष्णता यानी कि थोड़ी सी गर्मी भी पैदा हो गई। जब हम देखते हैं कि दो चीजें आपस में टकराती है तो उनमें गति भी पैदा होती है और गर्मी भी पैदा होती है, उष्णता भी पैदा होती है। इस प्रकार इस पदार्थ ने निहारिका यानी कि नेबुला का रूप धारण कर लिया। इसने इस पदार्थ ने, कौन सा पदार्थ था? प्रिमोर्डियल मैटर ने। इस पदार्थ ने निहारिका का रूप धारण कर लिया। इस तेजी से घूमती हुई निहारिका में अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण तेजी से घूमने लगी वो निहारिका, और उसमें कौन सा बल लगा? अपकेंद्रीय बल लगा। उसके विषुवतीय भाग में उभार होने लगा। जब उसमें अपकेंद्रीय बल लगा तो उसके जो विषुवतीय भाग था उसमें एक उभार निकल के बाहर की ओर आया, और इस प्रक्रिया के तीव्र होने पर कुछ पदार्थ एक छल्ले के रूप में निहारिका से बाहर निकल पड़ा। जब ये गति बहुत तेज गति से होने लगी, यही तीव्र गति से होने लगा ये काम, तो उसमें से कुछ एक पदार्थ जो था वो छल्ले के रूप में उस निहारिका से बाहर आया। कौन सी? जो तेजी से घूमती हुई निहारिका थी, उसमें से एक छल्ले के रूप में थोड़ा सा पदार्थ बाहर आ गया। इस प्रकार क्रमशः 9 छल्ले उत्पन्न हुए। कितने छल्ले उत्पन्न हुए? 9 छल्ले उत्पन्न हुए। प्रत्येक छल्ला संगठित होकर ग्रह बना। प्रत्येक छल्ला धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया और उससे क्या बन गया? ग्रह बन गए। पदार्थ का अवशिष्ट भाग सूर्य के रूप में रह गया, और जो पदार्थ था उसमें इसका अवशिष्ट भाग, जो बचा हुआ भाग रह गया था, वो क्या बना? सूर्य। इस प्रकार सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। तो जो हमारे क्वांट महोदय थे उन्होंने बताया था कि पदार्थ क्या बना? निहारिका के रूप में बना, और फिर इसमें कौन सा बल लगा? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल में जब वो उसकी तीव्र गति चल रही थी, उस समय उसमें से कुछ ही छल्ले के रूप में निहारिका से बाहर निकल पड़ा पदार्थ, और वो 9 छल्ले बने। और वो छल्ले, प्रत्येक छल्ला संगठित होकर, प्रत्येक छल्ला एक इकट्ठा होकर एक एक ग्रह बनता चला गया। वो पदार्थ का अवशिष्ट भाग, जो बचा हुआ पदार्थ था, अवशिष्ट भाग था उसका पदार्थ का, वो सूर्य के रूप में रह गया। इस प्रकार सौर परिवार की उत्पत्ति हुई। जेम्स जीन्स एंड जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स एंड जेफरी। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स व जेफरे। ठीक है, जेम्स जीन्स व जेफरे की ज्वारीय परिकल्पना को अब हम समझेंगे। देखो, ब्रिटिश विद्वान थे जेम्स जीन्स। 1919 की बात है। कब की बात है? 1919 की। तो ब्रिटिश विद्वान जेम्स जीन्स ने चार्ल्स डार्विन की ज्वारीय शक्ति की खोज से प्रेरणा पाकर, किससे प्रेरणा पाई? डार्विन की ज्वारीय शक्ति की जो खोज थी उससे प्रेरणा ली, और ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। और जेफरे ने उसमें कुछ संशोधन किए। किसने प्रस्तुत की ज्वारीय परिकल्पना? जेम्स जीन्स ने, और जेफरे ने उसमें थोड़ा संशोधन 1926 में किया। ठीक है, तो सूर्य एक विशाल पुंज था। इसमें देखो, सूर्य एक विशाल पुंज के रूप में था। सूर्य से भी बड़ा एक तारा भ्रमण करते हुए सूर्य के समीप से गुजरा।
जब सूर्य एक विशाल पुंज के रूप में था, उसी समय क्या हुआ कि सूर्य से भी बड़ा एक तारा भ्रमण करते हुए, है ना? सूर्य के समीप से गुजरा। सूर्य एक विशाल पुंज के रूप में पहले ही मौजूद था, लेकिन उससे भी बड़ा एक तारा भ्रमण करते हुए सूर्य के समीप जब पहुंचा, तो इस तारे के आकर्षण से सूर्य में ज्वार उठा। जब वो तारा नजदीक से निकला उसके, तो सूर्य में एक ज्वार उठना शुरू हो गया। हाँ, यहाँ चित्र के माध्यम से हम इसे पूरा शो कर रहे हैं कि एक ज्वार के रूप में उठना शुरू हो गया। उस तारे के निकट आने पर सिगार की आकृति का ज्वारीय पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। चित्र में आप देखिए कि उसके जो पदार्थ था सूर्य से, वो निकलकर तारे की ओर आकर्षित हो रहा है। डायग्राम नंबर 1 में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और तारे की ओर आकर्षित हुआ, किंतु तारे के दूर चले जाने पर उसका आकर्षण समाप्त हो गया। आप देखिए डायग्राम नंबर 1 में एक तारा है, सूर्य के नजदीक से गुजर रहा है और सूर्य में से क्या निकल रहा है? एक ज्वार उठा सूर्य से, और तारे के निकट आने पर सिगार की आकृति का ज्वारीय पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। तो फिर क्या हुआ? ये दूसरे नंबर के डायग्राम में ज्वार की स्थिति और बढ़ी है। तीसरे नंबर के डायग्राम में आप देखिए कि वो ज्वार के रूप में सूर्य से अलग होकर तारे की ओर आकर्षित हो गया है, और फिर उस तारे की ओर आकर्षित हुआ, किंतु तारे के दूर चले जाने पर जब तारा उससे दूर चला गया, तो उसका आकर्षण भी समाप्त हो गया। किंतु सूर्य के आकर्षण से सूर्य के आकर्षण से यह सूर्य की परिक्रमा करने लगा। जो ज्वारीय भाग था, ये सूर्य के आकर्षण से सूर्य की परिक्रमा करने लग गया, और ये ज्वारीय पदार्थ ही विभिन्न ग्रहों के रूप में खंडित होकर, फिर आप देखो एक चौथे नंबर 4 पे जो डायग्राम बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि एक ज्वारीय पदार्थ था, वो सिगार की आकृति का जैसा ज्वारीय पदार्थ था, वो टूटकर कितने भागों में खंडित हो गया? ग्रहों के रूप में खंडित हो गया, और ठंडा व ठोस हुआ, और सूर्य के आकर्षण से ग्रहों से उपग्रहों की रचना हुई। ठीक है, पहले चित्र में देखिए, सूर्य के पास एक तारा गुजर रहा है। सूर्य इनकी आकर्षण शक्ति से सूर्य में से एक ज्वार उत्पन्न हो रहा है। सिगार तीसरे नंबर में वो सिगार के रूप में सूर्य से अलग हो गया, और चौथे डायग्राम में देखिए उसमें ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? उसके बाद हम आगे चलते हैं ओटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। तो ओटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना यानी कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिड। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑफ ओटो श्मिड। ठीक है, तो ये हम आपको बताएंगे। श्मिड के मत में सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। जो श्मिड महोदय है, वो बताते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। किसी प्रकार सूर्य ने गैस व धूल के बादल के एक भाग का अपहरण कर लिया। सूर्य ने क्या किया? गैस व धूल के बादल के एक भाग का अपहरण कर लिया। इस बादल के कण अनिश्चित मार्गों से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इस बादल के जो कण थे, गैस और धूल के बादल के जो कण थे, वो अनिश्चित मार्गों से सूर्य की परिक्रमा करना शुरू हो गए। और गैस कण हल्के होते हैं। कैसे होते हैं गैस के कण? हल्के होते हैं, हम जानते हैं। ठोस चीज अलग होती है और गैस बिल्कुल लाइट होती है, उसमें कोई वेट नहीं होता है, तथा प्रत्यास्थ रूप से टकराते हैं। ये गैस कण हल्के होते हैं तथा प्रत्यास्थ रूप से आपस में टकराते हैं, अतः इनकी गति मंद नहीं पड़ती, तथा वे परस्पर चिपककर घनीभूत नहीं हो पाते। जब ये आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी गति भी मंद नहीं पड़ती, और आपस में चिपककर घनीभूत भी नहीं होते हैं। इसके विपरीत धूल कण भारी व अधिक मात्रा में मौजूद थे। तो क्या कंडीशन थी हमारे सामने? जो धूल के कण थे, वो भारी व अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण परस्पर चिपककर संगठित होने लगे। जो धूल के कण थे,
वो भारी और अधिक मात्रा में मौजूद थे, जो अप्रत्याशित थे, है ना? तो अप्रत्याशित रूप से टकराने के कारण परस्पर चिपकना शुरू हो गए तथा एक चपटी बिंब के रूप में बदल गए। किसके रूप में बदल गए? चपटी बिंब के रूप में बदल गए। इनके संगठित होने से ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण या ग्रहाणु बने। जब ये धीरे धीरे संगठित होते चले गए तो ग्रहों के अपरिपक्व भ्रूण, भ्रूण जब हम बोलते हैं उत्पत्ति का पहला जो सिस्टम होता है उसे हम भ्रूण बोलते हैं। तो अपरिपक्व भ्रूण या ग्रहाणु बने, फिर ये भ्रूण क्षुद्र ग्रह बने। क्या बने ये? क्षुद्र ग्रह बने। ये क्षुद्र ग्रह धूल द्वारा निर्मित बिंब में विभिन्न मार्गों पर परिक्रमा कर रहे थे। क्षुद्र ग्रह क्या कर रहे थे? धूल द्वारा निर्मित जो बिंब बना हुआ था वहां पर विभिन्न मार्गों पर परिक्रमा कर रहे थे। छोटे अंगों को आकर्षित करके ये ग्रह क्रमशः बड़े होते गए। जब छोटे-छोटे अंगों को इन्होंने आकर्षित करना शुरू किया तो ये ग्रह बड़े होते चले गए और कालांतर में ग्रह बने। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाती हूँ। जो पहला डायग्राम है इसमें बड़े तीर का निशान जहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इसकी पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज में देखना कि ये धीरे-धीरे नज़दीक आ रहे हैं आपस में टकराते हुए। इसमें जो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ तरह के थे उसमें कुछ तो बाहर घूम घूम रहे हैं और कुछ में बिंब बनना शुरू हो गए हैं, संगठित होने भी लग गए हैं। उसके बाद नीचे देखिए ग्रहों के संगठित होने से क्या निर्माण हुआ? कणों के संगठित होने से किसका निर्माण हुआ? देखिए आप डायग्राम में कि कणों के संगठित होने से ग्रहाणु का निर्माण हुए। छोटे-छोटे गोले और उसकी लाइंस जो बनी हुई है नीचे, वो उसका निर्माण हो गया। उसके बाद ग्रहाणु के निर्माण के बाद ये डायग्राम देखिए जिसमें इन्होंने धीरे-धीरे आकार रूप लेना शुरू कर दिया और इनके टकराने और आकार रूप लेने से ये ग्रह का निर्माण होना शुरू हो गया और लास्ट में ग्रहाणु से क्षुद्र ग्रह और ग्रहों का निर्माण हो गया। देखो आप, ये धीरे-धीरे सौरमंडल का आकार जैसे ले चुका है, तो ग्रहाणु के क्षुद्र ग्रहों और ग्रहों का निर्माण लास्ट में हो जाता है। फर्स्ट डायग्राम से देखिए आप दोबारा। ये फर्स्ट डायग्राम, एक बड़ा सा तीर का निशान, दो गोले से बने हुए हैं। तो ये क्या है? गैस के कण भी है इसमें और दूसरे धूल के कण भी है। तो गैस के कण तो आपस में तेजी से घूम रहे हैं, धूल के कण इकट्ठे होते हुए एक शिकार का रूप ले रहे हैं। डायग्राम से नीचे देखिए। फिर ये छोटे से कण में इसमें देखना, फिर गोले के साथ एक पूंछ सी बनी हुई है तो इन्होंने ठोस होना शुरू कर दिया है। फिर उस ऊपर देखिए धीरे धीरे ये ग्रहों का रूप लेते जा रहे हैं और इनकी गैसियस पद्धति भी चल रही है। अगले चित्र में देखिए ये निर्माण हो गया है इनमें ग्रहों का और लास्ट में पूरे ग्रहाणु से क्षुद्र ग्रहों एवं ग्रहों का निर्माण हो चुका है। तो ये हमारी थी ओटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना। अगले टॉपिक हम लेके आएंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।